अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर और इफ़त उमर के दरमियान एक जंग के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इफ़त उमर जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और औरत मार्च को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और बाहर जाती हैं तो ऐसी ड्रेसिंग करती हैं जिसे देखने के बाद हम इस बात को नहीं मान सकते कि इफ़त उमर एक पाकिस्तानी है। उनकी ड्रेसिंग को देखने के बाद यूँ लगता है कि जैसे वो कोई यूरोपियन हो, अमेरिका और कनाडा में पली बड़ी हो और उसी तरह की वो ड्रेसिंग करती हैं। और इसी चीज को लेकर खलीलुर रहमान कमर अक्सर ऐसी औरतों के खिलाफ कोई ना कोई बात करते रहते हैं। और इफ़त उमर ने अभी उनको ये बात कही है कि अगर तुम मुझे वाकई 2% की या फिर 2 नंबर औरत साबित कर दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। तुम मेरे सामने बैठकर बात करो, तुम मेरे सामने मुझे आकर इस बात की दलील दो कि मैं 2 नंबर हूं। लेकिन आप ये बात शायद नहीं जानते कि खलीलुर रहमान कमर साहब हमेशा से ऐसी औरतों के खिलाफ बात करते हैं जिनकी ड्रेसिंग ऐसी हो या फिर जो औरत मार्च के गंदे स्लोगन्स को सपोर्ट करती हो। और ये सारी की सारी लड़ाई उस वक्त शुरू हुई थी जब खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये ड्रामा बनाया था मेरे पास तुम, और उसमें महविश ने दानिश को इस तरह से धोखा दिया था कि वो एक अमीर शख्स के पीछे लग जाती है जिसका नाम होता है शहवार। दानिश जो उससे बहुत मोहब्बत करता होता है और उसकी मोहब्बत को ठुकरा के जब वो शहवार के साथ जाने लगी होती है, और तब दानिश ये डायलॉग बोलता है कि इस 2% की औरत के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। इस जुमले को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी और उसके बाद ये जितनी भी औरत मार्च को सपोर्ट करने वाली हमारी एक्ट्रेसेस, मॉडल्स या फिर होस्ट हैं वो खलीलुर रहमान कमर साहब के खिलाफ हो गई थी। तब से लेकर अब तक ये जंग जारी है। और इसी दौरान खलीलुर रहमान कमर साहब की बहुत सारी ऐसी बातें और वीडियो सामने आती रहती हैं जिससे ये बात साबित होती रहती है कि खलीलुर रहमान कमर साहब खुद भी एक नंबर के ठरकी हैं। लेकिन बहरहाल वो ये बात हमेशा कहते रहते हैं कि मैं उस औरत की इज्जत करता हूं जो अपने मर्द से वफा करती हो, और अपने मर्द से जो वफा करती है वही असल में एक शरीफ और असल औरत है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, लेकिन इस बारे में आप लोगों ने राय देनी है। क्या आप इफ़त उमर को वाकई सपोर्ट करते हैं? जबकि इफ़त उमर भी अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में ऐसी बातें कर जाती हैं जो कि हमारे मुआशरे की औरतें नहीं करती और ना ही करनी चाहिए, जैसे कि औरतों के पीरियड्स के हवाले से, पैड्स के हवाले से। और वो कहती हैं कि अगर आप दुकान पर कॉन्डम या पैड्स या फिर कोई ऐसी चीज लेने जाते हैं या फिर किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं हुमायूं सईद के हवाले से। तो हुमायूं सईद की दुबई में वाह वाह हो गई भाई। पूरी इंडिया और पूरी बॉलीवुड की खवातीन जो है हुमायूं सईद की फैन निकली और हुमायूं सईद के पीछे ऐसे पड़ गई कि आप सोच भी नहीं सकते भाई। हैप्पी न्यू ईयर की दुबई में पार्टी जा रही थी और एक ही टेबल पर आयमा बेग और हुमायूं सईद बैठे हुए थे और राहत फतेह अली खान सब स्टेज पर गाना गा रहे थे, और दूर एक टेबल पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान की बेगम गौरी खान बैठी होती है और उनकी नजर हुमायूं सईद पर पड़ती है और फिर वो एक लड़के को भेजती है कि जाओ हुमायूं सईद को बुला कर लाओ। हुमायूं सईद उठकर बड़े स्टाइल से वहां पर पहुंचते हैं और मजे की बात आपको बताता चलूं कि वहां पर बड़े बड़े जितने भी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं उनकी सारी बेगमात मौजूद होती हैं, लेकिन वो सुपरस्टार खुद वहां पर मौजूद नहीं थे। हुमायूं सईद को बुलाया जाता है और वो गौरी खान के साथ जाकर टेबल पर बैठते हैं और हंसी मजाक अभी जारी था कि राहत फतेह अली खान ने ऐसी शरारत की कि भाई चसी आ गई। राहत फतेह अली खान ने मेरे पास तुम हो का मशहूर गाना मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये गाना शुरू किया और फिर सबकी नजरें सिर्फ गौरी खान और हुमायूं सईद पर अटक के रह गई। और मजे की बात आपको ये बताते चलूं कि हुमायूं सईद की उस वक्त ऐसी वाह वाह हो रही थी कि यूं लग रहा था कि अगर उस वक्त बॉलीवुड और पाकिस्तान के हालात अच्छे होते, बॉलीवुड और लॉलीवुड की आपस में इसी तरह से दोस्ती होती, तो यकीनन हुमायूं सईद को किसी बड़ी फिल्म में शाहरुख खान अपने साथ कास्ट कर लेते और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि गौरी खान ने जिस तरह से हुमायूं सईद को अपने पास बुलाया और वहां पर बिठाया तो बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल इस वाह वाह के साथ साथ हुमायूं सईद को कुछ हेट कॉमेंट्स भी मिलने लग गए कि गजा के हालात देखें और फिर अपनी हरकत को देखें। कभी कभी आप लोगों को इस बात पर शर्म भी करनी चाहिए कि हमारे मुसलमानों के साथ क्या बीत रही है और आप हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए दुबई पहुंचते हैं और ऐसे लोगों के साथ जो कि हमारे कभी दोस्त नहीं थे और कभी दोस्त हो भी नहीं सकते, उनके साथ हैप्पी न्यू ईयर आप मना रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज पर इख्तिलाफ जरूर करूंगा कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे नहीं होंगे तो यकीनन हमारी भी कभी ना कभी इसी तरह की जंग होगी। लेकिन इस बात पर मैं जरूर एग्री हूं कि हैप्पी न्यू ईयर इस तरह से नहीं मनाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम देखें कि गजा में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से वहां पे मासूम बच्चों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, औरतों पर किया जा रहा है, उन वीडियोस को देखने के बाद बोलने का भी दिल नहीं चाहता, आवाज भी बिल्कुल साथ छोड़ जाती है, अल्फाज साथ छोड़ जाते हैं। उस वक्त में
आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, बल्कि वहाँ पर जब बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया भर से, वहाँ पर लोग आए हुए थे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आई हुई थी, तो उस वक्त कोई एक ऐसा जुमला जो कि इसराइल के खिलाफ होता या फिर गज़ा के हक में होता तो मज़ा ही आ जाता। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे हसन बेग के बारे में। तो हसन बेग के हवाले से तो आप सभी जानते हैं कि आजकल वो जितने भी व्लॉगर्स हैं उनके खिलाफ बोलते रहते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे बेगैरत और बेशर्म किस्म के व्लॉगर्स हैं जो अपनी बेगमात पर कैमरे मार मार कर ये व्यूज हासिल करते हैं और अपनी बेगमात को शो करते रहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई इन सारे व्लॉगर्स के खिलाफ मैं जा रहा हूं केस दायर करने, और ये वकील साहब मेरे खड़े हैं। और साथ में उन्होंने एक ऐसी बात भी बताई जिसे देखने के बाद मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने अपना एक पाँव दिखाया जो कि बिल्कुल कटा हुआ है। आज से पहले शायद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो डिसेबल हैं, वो प्रॉपर चल नहीं सकते, उनके पैरों पे और दूसरी टांग पर भी कोई बहुत गहरे जख्म लगे थे। और उसके बाद वो कहते हैं मैं एक छोटे से बर्गर और चिप्स बेचने वाले बच्चे या फिर औरत को भी सपोर्ट करने के लिए फ्री में उनकी वीडियोस बनाने पहुंच जाता हूं, लेकिन ये व्लॉगर कभी भी इनका साथ नहीं देते और मैं इनके खिलाफ केस करने जा रहा हूं कि ये अपनी बेगमात को क्यों दिखाते हैं। पता नहीं वो कौन सा छिछोरा आता है और यूं करके कैमरे में वो अपनी दिखाते हैं औरतों को। यार ये कौन सा कंटेंट है, ये क्या है? ओ भाई आपने यूथ को इस तरफ लगा दिया है। पहले दिन बोला था छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। यार आप हमारी यूथ को बर्बाद कर दो, क्या हम खामोश रहें? नहीं भाई, अभी खड़ा हुआ हूं वकील के साथ, पिटीशन डालने जा रहे हैं इनके खिलाफ और इनकी तो ऐसी तैसी करके रहूंगा मैं। बहरहाल मेरी समझ से बाहर है। और एक और आपको बात बताते चलूं, किसी और ने भी इनकी एक वीडियो लगाई है जिसमें उसने ये दिखाया है कि हसन बेग जो कि इनके खिलाफ बोलते हैं खुद क्या कर रहे हैं, वो आप भी देखें और आप भी हमें बताएं कि हसन बेग एक तरफ तो इन सारी चीज़ों को गलत करार देते हैं और बेगैरती कहते हैं और हर तरह से जो भी उनके मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं यूट्यूबर्स के खिलाफ। मेरी औरत औरत है, बेगैरत नहीं है। तेरी औरत होगी जो नाचती होगी, तेरी औरत होगी जो बाथरूम में जाके वीडियो बनाती होगी। हमारी औरत का रुतबा है, मुकाम है। बहरहाल ये बात भी सच है कि जिस तरह से यूट्यूबर्स अपनी फैमिलियों को दिखा दिखा कर उन पर बात कर करके ये सब कुछ करते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई करता है तो फिर हसन बेग की इस तरह की वीडियो सामने आती है तो उस बारे में आप लोग क्या कहते हैं। और सबसे एक गलत बात जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, वो हमेशा कराची 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 करते रहते हैं। तो भाई ये बात बहुत गलत है। कराची हो, पाकिस्तान का कोई शहर भी हो, आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि मेरा कराची मेरा कराची मेरा कराची। आप लोगों को करना चाहिए कि मेरा पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान। चाहे पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, कराची हो, पेशावर हो, ये सभी अगर हम एक नहीं होंगे तो आने वाले वक्तों में शायद हम सभी अलग हो जाएंगे। हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। कराची 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 या पिंडी पिंडी लाहौर नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अहमद अली अकबर के बारे में। तो आपको बताते चलेंगे उनका सुपर हिट ड्रामा परिजाद आप लोगों ने देखा होगा और उन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वो कहते हैं कि जब ये 2022 में मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो इसे देखने के बाद तो मैंने उनको साफ इनकार कर दिया। अभी मैंने पहले ही एपिसोड पढ़ा था और मैंने कहा कि यार आप लोगों को मैं ऐसा नजर आता हूं, मतलब कम से कम अगर आपने ये एपिसोड करना ही है, ये ड्रामा बनाना ही है जो कि 1965 वाला मुझे लगता है, अगर इस ड्रामे को आपने बनाना ही है तो कम से कम हीरो भी वैसे ही लें, लड़का भी वैसा ही लें जो ऐसा लगता हो। उसमें यह दिखाना था कि एक लड़का ऐसा है जिसका रंग भी बहुत ज्यादा काला है और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खड्डे भी हैं। उसको एक बीमारी कहते हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता। तो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खड्डे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि पहला एपिसोड पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा एक तो जो आप 1965 का ड्रामा बनाने लगे हैं तो कम से कम लड़का भी वैसा ही लें। लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुझे ये कहा कि आप बराए मेहरबानी एक दफा ये पूरा पढ़ लें, अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आप यकीनन इस पर राजी हो जाएंगे। तो जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत हैरान हुआ कि ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की स्टोरी है और मुझे ये करना चाहिए। और इसी तरह से मेरे पास तुम हो के लिए सबसे पहले फिरोज खान को कास्ट किया गया था दानिश के किरदार के लिए। लेकिन फिरोज खान ने खलील रहमान कमर से कहा कि मुझे पैसे कितने देंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे पैसे मांग रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करता ड्रामा, इसमें कौन सी कोई बहुत बड़ी कहानी है, मतलब एक वही बीवी बेवफा है जो एक अमीर के साथ शादी कर लेगी, तो कोई ऐसी कहानी भी नहीं है जिसे मैं सिलेक्ट कर लूं। तो उन्होंने ये छोड़ दिया था। लेकिन फिरोज खान को कहीं ना कहीं इस बात का दुख तो जरूर होगा कि काश मैं वो कर लेता। अगर अहमद अली अकबर भी ये ड्रामा ना करते तो आज उनको भी काफी दुख होता, क्योंकि उनकी जिंदगी का ये सबसे कामयाब तरीन ड्रामा है जो कि आज भी कोई इंसान उसको देखना शुरू करता है तो फिर देखते ही चला जाता है, देखते ही चला जाता है। बहरहाल इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जिनको बहुत सारे ड्रामों की
ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया उस ड्रामे को बेकार समझकर या फिर आम समझकर। लेकिन आज तक वो पछताते हैं कि काश वो हिट ड्रामा मैं कर लेता। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।